हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डेली करंट अफेयर सीरीज़ ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी। आज इस सीरीज़ में हम 21 एंड 22 जुलाई के करंट अफेयर्स देखेंगे, बट उससे पहले हम देख लेते हैं कि लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन जो आपसे पूछे थे। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा था कि हेडक्वार्टर्स और MD/CO बताने आपने फेडरल बैंक के। तो फेडरल बैंक जो है ये एक केरला बेस्ड बैंक है, अलुवा कोची में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। MD/CO हैं इसके श्याम श्रीनिवासन। ओके। सेकंड क्वेश्चन मैंने पूछा था कि सेबी के चेयरपर्सन कौन है और उसके हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं। तो चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच हैं, हमने बहुत बार देखा है, और हेडक्वार्टर्स के मुंबई महाराष्ट्र में। बहुत इजी से क्वेश्चन थे इसमें। सिमरन ने, अमन ने, हरप्रीत ने, महंगा राम ने, इन सब ने सही आंसर दिए हैं। विजय का भी आंसर सही है, अभिनव, दीपिका और राकेश, सबके आंसर सही हैं। अब आज के देख लेते क्वेश्चन हम सारे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आज का कि हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। अब ये आपको पता ही होगा, बट स्टिल जिन्होंने नहीं भी कवर किया ना, उनके लिए आज की सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़। इंडिया को उनकी अपने 15th जो प्रेसिडेंट हैं वो मिल गए हैं नए। वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू नई प्रेसिडेंट बनी है इंडिया की। ठीक है, इन्होंने रामनाथ कोविंद को रिप्लेस किया है। ओके। और इनके ऑपोजिट में कौन थे? इनको मतलब कौन थे इनके ऑपोजिशन में? यशवंत सिन्हा और जगदीप धनकर और मार्गरेट एल्वा, ये जो हैं ये दोनों हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट्स। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट्स हैं ये। अब इसकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं एक बार। ये आई गेस थोड़ा इस पीपीटी में ना हाइलाइट्स रह गई हैं इस वाले पेज की, कोई बात नहीं, ऐसे देख लेते हैं। डॉटर हैं ये एक ट्राइबल फैमिली की, मतलब एक ट्राइबल फैमिली से ये बिलोंग करती हैं। इनकी ट्राइब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो इनकी ट्राइब कौन सी है? संथल ट्राइब। संथल ट्राइब से ये बिलोंग करती हैं द्रौपदी मुर्मू, और हैं कहाँ की? ये उड़ीसा की। ठीक है, उड़ीसा की हैं द्रौपदी मुर्मू। अब जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ना वो याद रखना, इसमें जो पीपीटी हम डालेंगे PDF फॉर्म में उसको ठीक कर देंगे। 15th प्रेसिडेंट बनी है ये इंडिया की, ये आपको पता होना चाहिए। 15th है, 14th कोविंद जी थे और 15th ये हैं। मुर्मू बिकम्स इंडियाज़ फर्स्ट वुमन ट्राइबल प्रेसिडेंट। अगर ट्राइबल वुमन के हिसाब से देखें तो इंडिया की पहली प्रेसिडेंट हैं ऐसे मुर्मू। ठीक है, और अगर विमेन के हिसाब से देखें, सिर्फ विमेन के हिसाब से, तो ये सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट बनी है इंडिया की। इनसे पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो हैं वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बनी थी, विमेन प्रेसिडेंट इंडिया की। ओके, तो ये आपको याद रखना है। वुमेन ट्राइबल प्रेसिडेंट फर्स्ट इंडिया की बनी है मुर्मू, और साथ में सेकेंड वुमेन बनी है टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, 64 ईयर ओल्ड हैं ये। उड़ीसा के मयूरभंज में इनका बर्थ हुआ था। और ट्राइब आपको याद रखनी है संथल ट्राइब। संथल्स को संतल्स भी कहते हैं, और ये 3rd लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब है इंडिया की। ठीक है, आफ्टर गॉन्स एंड भील्स। ये दो ट्राइब्स हैं, गॉन्स एंड भील्स। इसके बाद 3rd लार्जेस्ट कम्युनिटी जो है ST की, वो है संथल्स या संतल्स। तो ये आपको याद रखना है इनकी ट्राइब का भी नाम। Murmu is the second person belonging to a scheduled tribe to be nominated as a candidate for the post of President of India. She served as 9th Governor of Jharkhand. ये वाला भी पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये झारखंड की 9th गवर्नर भी रह चुकी थी। अब इनको बना दिया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, अच्छा, यहाँ पर हमने एक पॉइंट देखा था, जगदीप धनकर। ठीक है, कहाँ के थे ये? वेस्ट बंगाल के थे ना, वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे। अब वेस्ट बंगाल का जो एडिशनल चार्ज मिला है वो किसको मिला है? ला गणेशन को। हमने कवर किया था ना ये, ला गणेशन को मिला। और ला गणेशन अभी जो हैं वो मणिपुर के भी गवर्नर हैं। अब वो मणिपुर और वेस्ट बंगाल दोनों के गवर्नर बन गए हैं ला गणेशन। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम्स इंडियाज फर्स्ट इंडियन स्टेट becomes the first Indian state to connect all registered commercial vehicles equipped with vehicle location tracking device. अब एक डिवाइस होगी व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, जैसे इसका नाम बता रहा है कि इसमें व्हीकल की जो लोकेशन होगी उसको ट्रैक कर सकेंगे हम।
तो सारी की सारी जितनी भी रजिस्टर्ड कॉमर्शियल व्हीकल्स होंगी ना, जो कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं, उनको सारी की सारी को इस ट्रैकिंग डिवाइस के अंडर जो है वो ला दिया गया है। तो कौन सी स्टेट ने लाया ये है हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का इनिशिएटिव है ये कि इस ट्रैकिंग डिवाइस के अंडर सारी रजिस्टर्ड जितनी भी कॉमर्शियल व्हीकल्स होंगी उनको ले आए हैं, ताकि इनकी मूवमेंट को ट्रैक किया जा सके, जो भी थेफ्ट वगैरह से बचने के लिए। इसकी डिटेल्स देखते हैं एक बार। Himachal Pradesh has become the first Indian state to connect all registered commercial vehicles equipped with vehicle location tracking device with emergency response support system. अब ये जो डिवाइस रहेगी ना, इसके साथ साथ इसमें एमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम का भी एक सुविधा होगी। उसमें क्या होगा कि मतलब एक पैनिक बटन भी देंगे गाड़ी में, मतलब एक एप्लीकेशन होगी ना, वहाँ पर एक पैनिक बटन भी होगा। थोड़ी इसको वहीं देखते हैं, ऐसे देखते हैं। सीएम जो है वहाँ के हिमाचल के जयराम ठाकुर, उन्होंने इनॉग्रेट किया है इस सिस्टम को शिमला में, ठीक है। अच्छा, इस के साथ साथ उन्होंने एक फैसिलिटी की है पैनिक बटन की फॉर द सेफ्टी ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन इन पब्लिक व्हीकल्स। जितनी भी मतलब आपकी कॉमर्शियल व्हीकल्स रहेंगी उनमें पैनिक बटन का भी एक सुविधा होगी, जिसमें विमेन और चिल्ड्रन जो भी ट्रैवल कर रहे होंगे उन व्हीकल्स में, उनकी सेफ्टी के लिए उनको एक मतलब सुविधा मिलेगी, ठीक है। दीज व्हीकल्स कैन बी ट्रैक्ड एनीवेयर इन इंडिया थ्रू VLTD टू डिटेक्ट, VLTD यही आपका व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, ठीक है। तो इसके थ्रू जो है कोई भी व्हीकल कहीं पर भी जा रही है इंडिया में, उसको ट्रैक किया जाएगा, जिससे गाड़ियों की जितनी भी चोरी वगैरह होती है उससे हम बच सकते हैं। एक्सीडेंट्स वगैरह के टाइम पे हमारे को पता होना चाहिए कि कहाँ पर लोकेशन है गाड़ी की, तो उसमें भी बहुत हेल्पफुल रहती है लोकेशन, ठीक है। और फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, कुछ भी बच्चों के साथ या महिलाओं के साथ या किसी के भी साथ कुछ गलत ना हो, ऐसे में भी मतलब जो गाड़ियों की ट्रैकिंग होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। तो ये कॉमर्शियल व्हीकल्स को इसीलिए किया गया है, ठीक है। जितनी भी कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं वो इसके अंडर, प्राइवेट व्हीकल्स अभी इसके अंडर नहीं है, अभी सिर्फ कॉमर्शियल व्हीकल्स है इसके अंडर। तो ये अप्लाई करने वाली पहली स्टेट बनी है हिमाचल प्रदेश। द VLTD विद एमरजेंसी पैनिक बटन सिस्टम एंड कमांड कंट्रोल सेंटर हैज़ बीन कनेक्टेड विद एमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम 112, ठीक है। ये नंबर आपको याद रखना है 112। अब 112 का क्या होगा कि इस नंबर, ये नंबर वहाँ पर दिया गया होगा, जब भी कोई मतलब ऐसे पैनिक बटन दबाएगा तो जो सिग्नल वगैरह रिसीव होगा ना, उसमें वो 112 नंबर पे जाएगा। अब 112 वहाँ पर ना एक इंटीग्रेट कर दिया गया है बाकी नंबर्स को भी इसी में। आपका चाहे पुलिस वाला नंबर हो या फिर वो 108 वाला हो, 121 वाला हो, ये सारे जो नंबर्स हैं ना, ये सारे इसी में ले आए हैं, ठीक है। अब इन नंबर्स पे अलग अलग आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं, इंटीग्रेटेड एक ही नंबर होगा 112, उसी पे ही ये सिग्नल्स जाएंगे। और यहाँ से जो पीपल इन डिस्ट्रेस होंगे, जितने भी मतलब लोग होंगे जिनको ज़रूरत होगी, जिन्होंने प्रेस किया होगा, उन तक भी हेल्प पहुँचेगी और साथ के साथ पुलिस भी अलर्ट कर दी जाएगी इस एक सिग्नल के थ्रू। ओके, तो पैनिक बटन का यही रोल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा है आज का कि विच कंट्री हैज़ रैंक्ड फर्स्ट इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का बहुत बार क्वेश्चन आया है अलग अलग एग्जाम्स में। तो ये एक ऐसी रिपोर्ट होती है, एक ऐसा इंडेक्स होता है जिसमें कोई भी कंट्री का पासपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग है ना, वो आता है। अब स्ट्रॉन्ग मतलब ऐसे फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं देखते हैं, इसमें ये होता है कि कोई भी कंट्री कितनी वीज़ा फ्री एक्सेस, कितनी कंट्रियों को वीज़ा फ्री एक्सेस दे देती है, ठीक है। तो जापान जो है ना, उसने इसमें टॉप किया है, ठीक है। जापान 193 कंट्रीज़ के लिए वीज़ा फ्री एक्सेस देती है, जापान इस पर टॉप कर रही है। उसके बाद सेकंड पे सिंगापुर और साउथ कोरिया हैं इस इंडेक्स में, ये दोनों शेयर कर रहे हैं पोजीशन को। 192 कंट्रीज़ को ये दोनों एक्सेस देते हैं। इंडिया इसमें 87th रैंक पे है। 60 कंट्रीज़ को इंडिया जो है वो वीज़ा फ्री एक्सेस देती है। ओके, इसकी डिटेल्स देखते हैं आगे, पर ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। जापान ने टॉप किया है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। जापान का जो पासपोर्ट है वो वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट भी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, द जापानीज पासपोर्ट, द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट, ग्रांट्स हैसल फ्री एक्सेस टू 193 कंट्रीज, हैज़ टॉप्ड द इंडेक्स। फ्री एक्सेस नहीं है, सॉरी, हैसल फ्री एक्सेस है, मतलब कि उसमें कोई झंझट वगैरह नहीं होते हैं, आपको इजीली आप अप्लाई कर सकते हो। तो 193 कंट्रीज़ को जो एक्सेस प्रोवाइड करवाती है, वीज़ा एक्सेस प्रोवाइड करवाती है जापान। ओके, इसमें अगर टॉप 5 मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स हम देखें तो वो किस किस के हैं। पहला जापान का है, फिर सिंगापुर, साउथ कोरिया,
जर्मनी एंड स्पेन। जर्मनी और स्पेन इसमें थर्ड पोजीशन पे हैं, ठीक है। सिंगापुर, साउथ कोरिया सेकंड पोजीशन पे हैं। इंडियाज़ पासपोर्ट रैंक नंबर 87 एंड ग्रांट्स वीज़ा फ्री एक्सेस टू 60 कंट्रीज़। वीज़ा फ्री एक्सेस प्रोवाइड करवाती है इंडिया जो है 60 कंट्रीज़ के लिए। इंडिया का नंबर आपको मेनली याद रखना है, इंडिया की रैंक भी आपको याद रखनी है कि 87th रैंक पे है और इंडिया 60 कंट्रीज़ को एक्सेस प्रोवाइड करवाती है। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, ये स्विच मत कर देना इधर उधर कि इंडिया का आपने रैंक लिख दिया 60 और 87 कंट्रीज़ को वो प्रोवाइड करे, ऐसा नहीं। 87th रैंक है, 60 कंट्रीज़ के लिए एक्सेस प्रोवाइड करवाती है। और इंडिया के साथ 87th रैंक 2 और कंट्रीज़ ने शेयर किए हैं। वो कौन सी कंट्रीज़ हैं? मॉरिटानिया और तजिकिस्तान। इन दोनों ने भी 87th रैंक ही ली है और 60 कंट्रीज़ को ही ये भी पासपोर्ट जो है वीज़ा जो है वीज़ा फ्री एक्सेस प्रोवाइड करवाती हैं, ठीक है। अब अगर इसमें हम बात करें वर्स्ट परफॉर्मिंग पासपोर्ट्स की या कंट्रीज़ की, तो वो कौन सी हैं? पाकिस्तान का देखते हैं पहले हम। पाकिस्तान जो है इसमें 4th वर्स्ट है, ठीक है। 4th वर्स्ट है इसमें पाकिस्तान, 109th इसकी रैंक है, ठीक है। और इसके नीचे और कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? मतलब 4th ही है ना, 3rd लास्ट है इराक, 2nd लास्ट है सीरिया और लास्ट मतलब कि वर्स्ट परफॉर्मिंग जो इसमें कंट्री रही है वो है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान जो है 112 रैंक है इसकी और सिर्फ 27 कंट्री को जो है ये एक्सेस प्रोवाइड करवाते हैं, या मतलब वीज़ा फ्री एक्सेस जो है सिर्फ 27 कंट्रीज़ के लिए मिलती है अफ़गानिस्तान से। ओके, तो इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट है जापान, जो वीकेस्ट कह सकते हैं या वर्स्ट परफॉर्मिंग है वो है अफ़गानिस्तान, और इंडिया की रैंक है इसमें 87th। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ स्कीम फॉर वेलफेयर ऑफ नेटिव वीवर्स, और स्कीम का नाम है स्वनिर्भर नारी। स्वनिर्भर नारी के नाम से एक स्कीम लॉन्च की गई है, किसी स्टेट ने लॉन्च की है, ताकि जो वीवर्स रहते हैं, जो बुनकर लोग होते हैं ना, मतलब जो वीव करते हैं, वीविंग वगैरह करते हैं, उनको थोड़ा बेनिफिट मिल सके। तो ये जो स्कीम है ये असम में लॉन्च हुई है, ठीक है। असम में ये स्कीम लॉन्च हुई है स्वनिर्भर नारी। अब जो असम के सीएम हैं हिमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने ये स्कीम लॉन्च की है स्वनिर्भर नारी, ताकि जितने भी इंडिजिनस वीवर्स हैं या नेटिव वीवर्स हैं जो इंडिया के हैं, उनको असम के जो वीवर्स रहेंगे उनको, उनकी फैमिलीज़ को ना फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके, उनको थोड़ा एम्पावरमेंट मिल सके, ठीक है। इस स्कीम के अंडर जो असम गवर्नमेंट है वो हैंडलूम आइटम्स को डायरेक्टली लेगी वीवर से, जितने भी यहाँ के वीवर्स रहेंगे उनसे डायरेक्टली प्रोडक्ट्स को लेगी, और बिना किसी मिडलमैन के जो है अपने पोर्टल पे, ये स्वनिर्भर नारी वेब वाला जो पोर्टल है, इस पोर्टल पे उनका सामान जो है वहाँ से बेचेगी, ठीक है। और मिडलमैन का ना होना, मतलब कि जितने भी लोग ऐसे बीच में होते हैं जो इधर से उधर सामान को पहुँचाते हैं, उनका ना होना मतलब कि जो कॉस्ट रहेगी इनकी, जो इनको मिलेगा ज़्यादा, जो पैसा मिलेगा ना इनको अपने आइटम्स को बेचने का, वो थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। इनको मिडलमैन को पैसा नहीं देना पड़ेगा, ताकि जो सामान है वो पहुंचाया जा सके आगे। सामान पहुंचाया जाएगा इस वाले पोर्टल से, स्वनिर्भर नारी के पोर्टल से। आफ्टर प्रोक्योरमेंट प्रोडक्ट्स विल बी सोल्ड थ्रू गवर्नमेंट आउटलेट्स। बेचेंगे कहाँ से? गवर्नमेंट के आउटलेट से। जो अगर असम की बात करें, असम में कौन कौन से आउटलेट्स हैं गवर्नमेंट के जो वीविंग वगैरह की प्रोडक्ट्स बेचने के लिए हैं? एक का नाम है जागरण और दूसरे का नाम है प्रागज्योतिका, ठीक है। ये कुछ ऐसे आउटलेट्स रहेंगे जिसके थ्रू बेची जाएगी। ये जो आपका पोर्टल है, वेब पोर्टल, इसके थ्रू खरीदेगी गवर्नमेंट इन वीवर से सारी प्रोडक्ट्स को। ओके, अब जब असम की बात हो रही है, हम असम के जो नेशनल पार्क्स होंगे इंपॉर्टेंट और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, ये भी एक बार देख लेते हैं। नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको पता ही होगा, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो असम में है। उसके बाद दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क भी असम में है। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज देखें अगर तो गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी भी असम में है और लाए खोवा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी भी असम में ही सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, नीति आयोग रिलीज द 3rd एडिशन ऑफ द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 एट नीति भवन इन न्यू दिल्ली, विच स्टेट टॉप्ड द इंडेक्स। अब नीति आयोग ने एक इंडेक्स रिलीज़ किया है, 3rd एडिशन इस इंडेक्स की है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है। 2021 का इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नीति भवन में ही ये रिलीज़ हुआ है न्यू दिल्ली में। तो हमसे पूछा है कि इस एक इंडेक्स के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेट ने टॉप किया है। इसमें टॉप किया है कर्नाटका ने, ठीक है।
कर्नाटका ने टॉप किया है, सेकंड पे इसमें तेलंगाना है, थर्ड पे इसमें हरियाणा है और छत्तीसगढ़ लास्ट में। ठीक है, छत्तीसगढ़ इसमें लास्ट है। अब अलग अलग कैटेगरीज में था, ये जो रैंकिंग की गई थी अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से की गई थी। जब कैटेगरीज अलग अलग होंगी तो हमने हर कैटेगरी का एटलीस्ट बेस्ट परफॉर्मिंग और वर्स्ट परफॉर्मिंग ज़रूर देखना है। ठीक है, तो एवरी ईयर ये जो नीति आयोग है और नीति आयोग के साथ जो उनके नॉलेज पार्टनर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, ये मिलके इस रिपोर्ट को, इस इंडेक्स को लॉन्च करते हैं। ठीक है, और इसकी क्योंकि ये थर्ड एडिशन है ना, तो एक बार हमको पता होना चाहिए कि फर्स्ट और सेकंड एडिशन कब कब हुई थी। तो फर्स्ट एडिशन जो है वो अक्टूबर 2019 में हुई थी और जो सेकंड एडिशन जो थी वो जनवरी 2021 में हुई थी। अब इसकी थर्ड एडिशन हुई है। हमने देखा कि कर्नाटका ने जो है मेजर स्टेट्स की कैटेगरी में टॉप किया है इस लिस्ट को, और ये लगातार कर्नाटका का तीसरा साल है। ठीक है, इस लिस्ट को टॉप करने का मेजर स्टेट्स की कैटेगरी में। और कर्नाटका के बाद कौन कौन है इसमें? तेलंगाना और हरियाणा हमने पढ़ लिया है, और छत्तीसगढ़ इसमें बॉटम पे है। अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, तो नॉर्थ ईस्टर्न या हिली स्टेट्स का अलग से एक कैटेगरी थी जिसमें मणिपुर ने टॉप किया है। ठीक है, मणिपुर जो है वो बेस्ट परफॉर्मर रहा है इस नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स के कैटेगरी में, और मणिपुर के बाद सेकंड पे मेघालय है, थर्ड पे उत्तराखंड है। वर्स्ट इसमें परफॉर्म किया है नागालैंड ने। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि यूटीज़ की बात अगर हम करें तो चंडीगढ़ ने टॉप किया है यूटीज़ में, और दिल्ली सेकंड नंबर पे है। इसमें वर्स्ट परफॉर्मिंग कौन है? लद्दाख। ठीक है, लद्दाख यूटीज़ की कैटेगरी में वर्स्ट परफॉर्मिंग आपकी यूटी रही है इस एक इंडेक्स के अकॉर्डिंग। कौन सा इंडेक्स है ये? आपका इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021। 6th क्वेश्चन हमारे पास है, विच इंडियन स्टेट विल गेट अ फंड ऑफ $200 million फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक फॉर इट्स पावर सेक्टर रिफॉर्म्स। ये भी इंपॉर्टेंट है। जब वर्ल्ड बैंक या कोई भी बड़ी इंस्टीट्यूशन है जो लोन्स वगैरह हमारे को प्रोवाइड करवा रही है, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से सेक्टर में कौन सी स्टेट को किस चीज़ के लिए ये है जो लोन्स वगैरह हैं वो डिसबर्स हो रहे हैं। ठीक है, तो एक $200 million का लोन मिलने वाला है वर्ल्ड बैंक की तरफ से, ताकि किसी एक स्टेट का जो पावर सेक्टर रिफॉर्म्स हैं उनको बेनिफिट मिल सके। तो कौन सी स्टेट है वो? हिमाचल प्रदेश। इसका भी आपका आंसर हिमाचल प्रदेश ही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ये लोन वर्ल्ड बैंक से प्रोवाइड किया जाएगा हिमाचल प्रदेश के पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को। ये इस प्रोग्राम का नाम है, पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। कितने का लोन मिलेगा? $200 million का। या अगर इंडियन करेंसी में देखें तो इसकी वैल्यू होती है 1600 करोड़ रुपीज़ के आसपास जो है लोन मिलने वाला है वर्ल्ड बैंक के थ्रू हिमाचल प्रदेश की सरकार को। अब ये जो इनका प्रोजेक्ट है आपका हिमाचल प्रदेश पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या प्रोग्राम, इसकी टोटल कॉस्ट अभी तक जितना अंदाज़ा लगाया गया है कितनी है? अप्रॉक्सीमेटली 2000 करोड़ रुपीज़। ठीक है, और इसमें से 1600 करोड़ जो हैं हम वर्ल्ड बैंक के थ्रू ले रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने और भी लोन्स अप्रूव किए हैं। जब हम लोन्स की बात कर रहे हैं, मैंने आपको बोला कि वर्ल्ड बैंक या ऐसी कोई भी बड़ी इंस्टीट्यूशन अगर कोई लोन दे रही है इंडिया की किसी स्टेट को या इंडिया को, तो हमको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ वो लोन्स मिले हैं हमारे को। ठीक है, क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनेगा। तो इसके ये 2 पॉइंट्स थे। इसके अलावा ये 2 पॉइंट्स जो हैं वो मैं पिछली जो हमने न्यूज़ कवर की थी उसमें से लेके आई हूँ। वर्ल्ड बैंक ने एक हमने पढ़ा था कि अप्रूव किया है एडिशनल फाइनेंसिंग $250 million की जो है वो फाइनेंसिंग देगा। किस लिए? गुजरात में एक कोविड लर्निंग के लॉसेस के टाइम पे, मतलब कोविड-19 के दौरान जितने भी लोगों ने उनका लर्निंग का लॉस रहा है उनको वापस लाने के लिए या उनको उस लॉस से उभारने के लिए गुजरात ने जो इनिशिएटिव शुरू किया है उसमें वर्ल्ड बैंक का सपोर्ट कितने का था? $250 million का। और इसके साथ साथ हमने पढ़ा था कि द वर्ल्ड बैंक हैज़ अप्रूव्ड और $250 million का ही लोन जो इंडिया की रोड सेफ्टी प्रोग्राम के लिए था। ठीक है, तो $250 का ही यहाँ पे है, $250 million का ही यहाँ पर है, और $250 million का ही यहाँ पर है। सॉरी, $200 million का आपका अब वाला है हिमाचल प्रदेश वाला। उसके अलावा गुजरात को जो दिया है कोविड लर्निंग लॉसेस के लिए वो भी $250 million है, और जो इंडिया के रोड सेफ्टी प्रोग्राम के लिए मिला है वो भी $250 million है। अब ये जो रोड सेफ्टी प्रोग्राम है इसमें मैंने पढ़ा था 7 स्टेट्स कवर होंगी। ठीक है,
जिसमें जो भी सिंगल एक्सीडेंट एक रिपोर्टिंग नंबर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ताकि पोस्ट क्रैश इवेंट्स मतलब एक्सीडेंट के बाद के जो इवेंट्स रहते हैं ना, उसमें थोड़ी हेल्प मिल सके, उनकी थोड़ी बेटर मैनेजमेंट वगैरह हो सके। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंटर्स आ जाते हैं। अब स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है उसने एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, किसके साथ मिलके? ईज माई ट्रिप के साथ मिलके। ईज माई ट्रिप जो आपका ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो उसके साथ मिलके स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। क्रेडिट कार्ड का नाम क्या है? ईज माई ट्रिप स्टैंडर्ड चार्टर्ड क्रेडिट कार्ड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि आर्टिस्ट एंड बिजनेस वुमन मिशेल पूनावाला हैज़ रिसीव्ड द शिरोमणि अवार्ड फॉर फ्रॉम मिस्टर जीपी हिंदुजा, जो कि हिंदुजा ग्रुप्स के को चेयरमैन हैं। ठीक है, इनसे लिया इन्होंने अवार्ड। कहाँ पर? नॉन रेजिडेंट इंडियंस या फिर एनआरआई का एक वर्ल्ड समिट होता है 2022 का, जो हुआ इस बार यूके में हुआ है, तो वहाँ पर उनको ये शिरोमणि अवार्ड मिला है। किस लिए मिला है? इनकी जो कंट्रीब्यूशन रही हैं आर्ट की फील्ड में, उसके लिए। ठीक है, मिशेल पूनावाला आर्टिस्ट और बिजनेस वुमन है, उनको शिरोमणि अवार्ड मिला है आर्ट की फील्ड में कंट्रीब्यूशन करने के लिए, और ये अवार्ड कहाँ दिया गया है? यूके में। ओके, ये अवार्ड और भी लोगों को मिला है, वो किन किन को मिला एक बार देख लेते हैं। श्री साधु ब्रह्म विहारी, ठीक है, इंडिविजुअली इनके बारे में शायद ना पूछा जाए, बट आपको नाम पता होने चाहिए। अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि इनके अलावा कोई और ऑप्शन दे दें और पूछें कि इनमें से किसको नहीं मिला ये अवार्ड, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस किस को मिला है। 4-5 ही हैं तो हम याद कर सकते हैं इसको। और किसको मिला है कि श्री साधु ब्रह्म विहारी को मिला है, लॉर्ड रामी रेंजर को मिला है, रीता हिंदुजा छाबड़िया को मिला है, डॉक्टर कमल होठी को मिला है, एंड फाल्गुनी शेन पीकॉक को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है नोटेड साइंटिस्ट और पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर अजय परीदा, ये डायरेक्टर रह चुके हैं इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज के, इनकी डेथ हो चुकी है। इसमें आगे लिखा नहीं कि पास्ट अवे। ठीक है, इनकी डेथ होगी, ये ऑबिचुरी वाली आपकी न्यूज़ है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है पुष्कर सिंह धामी रिलीज अ बुक टाइटल्ड बियॉन्ड द मिस्टी व्हील टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड। अब आपको पता ही होगा उत्तराखंड के ही सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने एक बुक लॉन्च की है जिसका क्या नाम है? बियॉन्ड द मिस्टी व्हील टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड। इस बुक को लिखा किसने है? एक आईएएस ऑफिसर रह चुकी हैं ये, आराधना जौहरी। आराधना जौहरी ने लिखा है इस बुक को और लॉन्च किया है इसको पुष्कर सिंह धामी ने। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ डिसाइडेड टू अपॉइंट डेलॉयट इंडिया एज अ कंसल्टेंट टू सजेस्ट प्लान्स टू मेक द स्टेट अ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है थोड़ा। अब क्यों ये इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया का टारगेट है कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे, तो उसमें यूपी क्योंकि पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया की, तो वहाँ पर उसकी अगर मान लो इकोनॉमी $1 ट्रिलियन तक पहुँच जाती है ना, तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखेगी इंडिया की इकोनॉमी को चेंज करने में और उसको 5 ट्रिलियन तक पहुँचाने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने डेलॉयट इंडिया के साथ मतलब डेलॉयट इंडिया को अपॉइंट किया है ताकि वो उनसे कंसल्ट कर सकें, अलग अलग प्लान्स पे डिस्कशन कर सकें, नए नए प्लान बना सकें, ताकि उनकी जो इकोनॉमी है वो $1 ट्रिलियन तक पहुंच सके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडिया और नाम्बिया ने एक हिस्टोरिक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और सस्टेनेबल बायोडाइवर्सिटी यूटिलाइजेशन अग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इंडिया और नाम्बिया ने एक अग्रीमेंट साइन किया है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। खाली इतना भी याद रखोगे तो आपको बायोडाइवर्सिटी वगैरह उसमें खुद ही आप समझ जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि इंडिया ने मालदीव्स के साथ भी एक MOU या अग्रीमेंट ही साइन करते हैं, तो वो किया है जुडिशल कोऑपरेशन पे। ठीक है, मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये, इंडिया और मालदीव्स ने किया है साइन जुडिशल कोऑपरेशन पे। जुडिशल जितनी भी चीज़ें रहती हैं उसमें कोऑपरेट करने के लिए एक दूसरे के साथ, जितने भी जुडिशल मैटर्स रहते हैं उसमें कोऑपरेट करने के लिए इंडिया और मालदीव्स ने किया है, और इंडिया और नाम्बिया ने किया है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड अ जूट मार्क इंडिया लोगो। अब ये वन ऑफ इट्स काइंड चीज़ हुई है, तो इसके लिए आपको याद रखना है, ये आपसे क्वेश्चन पेपर में इस तरह से पूछा जा सकता है कि कौन सी प्रोडक्ट है या कौन सा मटीरियल है ऐसा जिसकी प्रोडक्ट्स को एक लोगो मिला है इंडिया का, जिसमें उसकी ऑथेंटिसिटी की वो इंडिया मेड इन इंडिया ही है और वो ऑथेंटिक जूट प्रोडक्ट्स हैं,
वो बना है। तो जूट का है ये, आपको ये याद रखना है। जूट मार्क इंडिया लोगो विच विल एक्ट एज अ सर्टिफिकेशन ऑफ ऑथेंटिसिटी फॉर जूट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। अब इंडिया की जितनी भी जूट प्रोडक्ट्स को हम एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं ना, उसके लिए ये होगा जूट मार्क इंडिया लोगो। ये बताएगा कि जूट जो है वो ऑथेंटिक जूट से ये प्रोडक्ट्स बनी हैं और मेड इन इंडिया ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। इसमें क्योंकि ऑथेंटिसिटी का एक लोगो होगा तो जो लोग वहाँ के जहाँ पर भी एक्सपोर्ट हो रही हैं जूट की प्रोडक्ट्स, वो जहाँ जाती हैं, मान लो वहाँ पर कोई डाउट कर रहा है इसकी ऑथेंटिसिटी पे कि शायद सही ना हो या ओरिजिनल जूट वगैरह ना इसमें यूज़ किया गया हो, तो जब ये लोगो होगा तो वो विल मेक श्योर कि हाँ ये चीज़ ऑथेंटिक है। तो जूट का जो आपका एक्सपोर्ट्स वगैरह होंगे वो राइज हो सकते हैं इस एक मूव से, ठीक है। जूट के लिए ये स्टेप लिया है, ये याद रखना। कॉटन प्रोडक्ट्स नहीं है, कोई और नहीं है, बैम्बू वगैरह वाली जूट की हैं, ये याद रखना। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट है द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लेह एयरपोर्ट को बनाने जा रही हैं, लद्दाख में ये एयरपोर्ट बनेगा। ये जो है ये इंडिया का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट बनेगा। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, ले एयरपोर्ट, जो लद्दाख में सिचुएटेड होगा। और ये बना कौन रहा है? एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, जो यूरोपियन यूनियन का एक हिस्सा है, ठीक है। उन्होंने ज्वाइन किया है इंडिया की बनाई गई कोलिजन फॉर डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है। ये जो है आपके डिज़ास्टर्स वगैरह के टाइम पे या क्लाइमेट चेंज वगैरह की वजह से जितने भी डिज़ास्टर्स होते हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा और रेजिलिएंट बनाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए इंडिया ने ही एक ये कोलिजन स्टार्ट की थी, तो उसको ज्वाइन कर लिया है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने, ठीक है, ताकि जो डैमेज होता है क्लाइमेट चेंज वगैरह की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो कम से कम हम कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, या जिसको FIH भी कहते हैं। इन्होंने अपॉइंट कर लिया है इजिप्ट के सैफ अहमद को। सैफ अहमद को इन्होंने अपॉइंट कर लिया है एज दी एक्टिंग प्रेसिडेंट, मतलब फॉर द टाइम बीइंग जो प्रेसिडेंट की पोजीशन होल्ड करेंगे वो सैफ अहमद करेंगे। ये इजिप्ट से बिलोंग करते हैं और ये रिप्लेस किसको करने वाले हैं? नरेंद्र बत्रा को। इंडिया के जो नरेंद्र बत्रा हैं अभी तक वो इस पोजीशन को होल्ड कर रहे थे, बट अब वो रिज़ाइन कर रहे हैं, तो उनकी रेजिग्नेशन के बाद जो है इजिप्ट के सैफ अहमद प्रेसिडेंट बन जाएंगे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के, ठीक है। एक्टिंग प्रेसिडेंट है, मतलब तब तक के लिए जब तक इसके परमानेंट कोई प्रेसिडेंट नहीं और अपॉइंट होते। हो सकता है कि ये भी हो जाएं, इन्हीं को कर दें, बट अभी फाइनल नहीं है ये। अभी क्योंकि ये एकदम से रिज़ाइन कर रहे हैं तो इनकी रेजिग्नेशन के बाद कोई तो उस पोजीशन को होल्ड करेगा ना, तो इसके लिए अभी इजिप्ट के सैफ अहमद एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है PM मोदी अनवील्ड द पायलटलेस ड्रोन वरुणा। वरुणा नाम है इस ड्रोन का। पायलटलेस एक ड्रोन है जो इंडिया का पहला स्वदेशी ह्यूमन पैसेंजर ड्रोन है, ठीक है। और कहाँ पर किया इस ड्रोन को अनवील? न्यू दिल्ली में। ओके, अब नेक्स्ट जो 2 पॉइंट्स हैं उसमें हमने इंडिया की GDP डिस्कस करनी है, फिर से डाउनग्रेड की है, फिक्की ने भी डाउनग्रेड कर दी है और ADB ने भी, जो आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है। फिक्की ने पहले ये बोला था कि 7.4% रहेगी इंडिया की GDP फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए, ठीक है। अब उसको रिड्यूस करके 7% कर दिया है फिक्की ने। तो अगर हम सिर्फ ऐसे ही देखें, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि फिक्की की 7% है, फिक्की की तरफ से दी गई है जो इंडिया को GDP की रैंकिंग फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023। और ADB की अगर बात करें, ADB ने घटा दिया है 7.5 से अब 7.2% कर दी है इंडिया की ग्रोथ रेट 2023 के लिए, ठीक है। क्वेश्चंस देखते हैं आज के। जो क्वेश्चन आपने आंसर करने हैं, पहला क्वेश्चन है फर्स्ट प्रेसिडेंट और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंडिया के, ठीक है। काफ़ी इजी, बहुतों ने पढ़ा होगा, बट स्टिल ऐसी चीज़ें जितना आप रिवाइज करते रहो उतना ज़्यादा अच्छा है। एंड में जाके बच्चे इतनी सिली मिस्टेक्स कर देते हैं कि उसमें फर्स्ट प्रेसिडेंट पूछा होता है ना, उसकी जगह प्राइम मिनिस्टर टिक करके आ जाते हैं, क्योंकि वो ऑप्शंस देते ही ऐसे हैं कि वो कंफ्यूज करें आपको। तो हमेशा इसको जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे, जितना ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे और ऑप्शंस पढ़ोगे, उतना अच्छा है। सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और CEO बताने आपने मुझे नीति आयोग के। बहुत ईजी है ये भी, बहुत बार हमने डिस्कस किया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन बताना है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट एंड हेडक्वार्टर्स। आज के तीनों क्वेश्चन ईजी हैं, तीनों के आंसर करना है, ठीक है।
अब ये आपकी सारी आज की न्यूज़ थी। अब अगर इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन लग रही है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।